प्रत्येक राष्ट्र का अपना सत्व है और इसलिए वहाँ के जो विचार हैं वो वहाँ के देश काल परिस्थिति के अनुरूप श्रेष्ठ होंगे, लेकिन वही चीजें अन्य स्थानों पर जाकर के अन्य राष्ट्रों के लिए वो हो सकता है कि उतना उपयोगी न हो। इसलिए मेरा यह मानना है कि विदेशी विचार सार्वलौकिक नहीं, वो उस स्थान के लिए तो आवश्यक हो सकता, लेकिन सभी जगह हुआ आवश्यक हो। एक कोई मॉडल है वो सर्वत्र आदर्श मॉडल हो, यह संभव नहीं। वह मॉडल आदर्श है क्योंकि वहाँ की परिस्थिति उस अनुरूप है, वहाँ के जन उस अनुरूप है, वहाँ की व्यवस्थाएं उसके अनुरूप है। इसीलिए किसी भी मॉडल को, आदर्श प्रतिदर्श को पूरे समग्र विश्व पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। जो पश्चिमी देशों की राष्ट्रीयता है, उनसे जो उपजे विचार हैं, उन पर वहाँ की राष्ट्रीयता, वहाँ की प्रकृति और वहाँ की संस्कृति की छाप है। और इसलिए प्रत्येक देश का उस देश की अपनी परिस्थितियां हैं। इसलिए जब भारत की बात करते हैं तो भारत अपना देश, अपनी परिस्थितियां। जैसे विश्व भर में उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि विश्व भर में मनुष्य के शरीरों के अंगों की क्रिया एक जैसी ही होती है, लेकिन जब औषधि की बात की जाती है तो एक ही औषधि, एक ही दवाई, कोई आवश्यक नहीं कि इंग्लैंड में जो ठीक से काम कर रहा हो वह दूसरे भी देशों में करे, किसी अन्य देशों में भी करे, क्योंकि वहाँ का भौगोलिक वातावरण, वहाँ का जनमानस, वहाँ की प्रकृति भिन्न है। और इसलिए आयुर्वेद, जो हमारा भारत का आयु का शास्त्र है, वो कहता है कि यद देशस्य यो जंतु तद देशस्य तस्योषधम। जिस देश का जो जीव है, उस देश का, उसके अनुरूप उसकी औषधि होती है। यद देशस्य यो जंतु तद देशस्य तस्योषधम। इसलिए राष्ट्र के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए उसके सर्वांगीण प्रगति आवश्यक है। किसी एक अंग की प्रगति से कोई राष्ट्र सर्वांगीण प्रगति नहीं कर सकता। विकास का जब भी हम चिंतन करें तो समग्रता में चिंतन करें, और जब समग्रता में हम चिंतन करते हैं तो निज देश, स्वदेश की जो हमारी भावना है वह मूल में जब होगा तो हमारा कार्य, हमारी कार्य पद्धति, उस कार्य का क्रियान्वयन सर्वत्र वह स्वदेशी भावना दिखाई देगी। तो इसके लिए जो विकास की सतत धारणा, जो जिसको हम विकासनीय, जो पोषणीय कहते हैं, धारणीय कहते हैं, सस्टेनेबल कहते हैं, डेवलपमेंट, उसकी जब बात करें तब भी इस कोविड-19 ने हमें यह सिखा दिया है कि न्यूनतम आवश्यकताएं हमें रखनी होगी। हम अपनी आवश्यकताओं को इतना ना अधिक बढ़ा दें कि जिससे कि उन्हीं आवश्यकताओं में उलझ करके हमारा जीवन रह जाए। आज जो यह महामारी है, इसने हमें इस बात की भी शिक्षा दी है कि हम अपनी आवश्यकताओं को किस प्रकार से, जो हमारी नीड है, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। और जब स्वदेशी की बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में, भारत एक विशाल जनसंख्या वाला राष्ट्र है और इस राष्ट्र में सबको काम एवं सबको रोजगार, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रत्येक हाथ को काम, यानी मानव को यदि भगवान ने पेट दिया है तो उसको हाथ भी दिए हैं, पेट और हाथ दोनों मिले हैं। इसलिए यदि हाथों को काम न मिले और पेट को खाना भी मिलते रहे तो भी मनुष्य सुखी नहीं होगा। मनुष्य को सुखी होने के लिए आवश्यक है कि उनके हाथों को भी काम भी मिले। इसलिए जैसे पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है उसके लिए हम कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट करना चाहिए, वोट देना चाहिए, वैसे ही हम आर्थिक प्रजातंत्र के लिए उसका निकष, उसकी कसौटी मान सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को काम। जब प्रत्येक व्यक्ति को काम मिलेगा तो जो उपनिषद का चिंतन है, सत हस्तेन अर्जस्व सहस्र हस्तेन विकीरा, 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से वितरण करो, उसको बांटो लोगों में। तो इन बातों को जब हम तब समझेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को काम मिलने से किस प्रकार का जो उसका, और उसके लिए काम का चयन करते समय हमें कहीं ना कहीं अपने उस स्वदेशी भावना को मूल में रखना होगा। और इसके लिए भारत की जो ऊर्जा है, भारत का जो स्वास्थ्य है, उसको समझना पड़ेगा। और भारत का स्वास्थ्य
यानी केवल भारत की दिनचर्या नहीं, तो भारत की दिनचर्या, भारत की रात्रिचर्या और भारत की ऋतुचर्या। यानी पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए केवल दिनचर्या को ठीक करना ही पर्याप्त नहीं है, हमारी रात्रिचर्या कैसी है, रात में हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, हम किस प्रकार का जीवन जीते हैं, नींद हम किस प्रकार से लेते हैं, कितने बजे लेते हैं, रात्रि में हमारी गतिविधि क्या है। तो दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या, यानी जो हमारे यहाँ बसंत, शिशिर, हेमंत, वर्षा, ग्रीष्म, शीत, ये सारी जो ऋतुएं हैं, इन ऋतुओं में हमारी किस प्रकार की जीवन शैली है, इस पर निर्भर करता है। ऋतुओं के अनुरूप, उसकी जीवन शैली के अनुरूप हमारी उत्पादन की जब बात हम करते हैं तो वह स्वदेशी भाव भावनाओं से आधारित होगा, ऐसा मेरा मानना है। जिस कड़ी में महर्षि अरविंद, विनोबा भावे जी, महात्मा गांधी जी इत्यादि महापुरुषों ने चिंतन किया है, उसी कड़ी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो एक महामानव के रूप में इस हम लोगों के समक्ष अवतरित होते हैं, वो दीनदयाल जी का भी आग्रह उसी स्वदेशी का था। वही स्वदेशी ही की बात वे करते हैं और उसके लिए कहते हैं कि हमारा जो आर्थिक जो व्यवहार हो कैसा हो, तो स्वावलंबन हो, हम स्वावलंबी हों, स्वावलंबी होने के लिए जो नीति हो हमारी वो स्वदेशी हो, और जो हमारा अर्थतंत्र उसके आधार पर वो विकेंद्रित हो, केंद्रित न हो, और ऐसा उत्पादन तंत्र हमको खड़ा करना है। तो दीनदयाल जी इन्हीं भावों से स्वदेशी, स्वावलंबन और विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की बात, अर्थरचना के आयाम की बात वो करते हैं। और इसलिए उनके मत में यदि हम अपने देश का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो उसके हम अपने देश की परिस्थितियों के अनुरूप समाधान खोजें। यही देश की परिस्थितियों के अनुरूप समाधान खोजना ही स्वदेशी समाधान है। और यदि हम किसी दूसरे स्थान की विधियों से भारत की समस्याओं का समाधान को ढूंढें तो यही परकीय समाधान है। और इसलिए हमें स्वदेशी समाधान पर जाना होगा। जो हमारी तकनीकी ज्ञान है, जो हमारा इंजीनियर्स नॉलेज है भारतवर्ष का, उसे हम युगानुकूल बना करके, अपडेट करके, युगानुकूल बना करके अपनाएं, और जो पराई तकनीक है उसको हम अपने देश के अनुकूल यानी देशानुकूल बनाकर अपनाएं। यही आज की आवश्यकता है। व्यक्ति, परिवार, इन दोनों पर आधारित, व्यक्ति केंद्रित, परिवार केंद्रित, जब लघु मझोले और कुटीर उद्योग छोटे छोटे मशीनों से केंद्रित प्रणाली पर आधारित जब हम विकास की रचना करते हैं, तब इस प्रकार की जो महामारी आती है, उस महामारी में भी हमारा उत्पादन बंद नहीं होता है। उत्पादन की जो प्रणाली है उसमें मैं मानता हूं कि उसमें 7 मकार होते हैं। वो 7 मकार हैं। पहला है मैन, दूसरा है मटेरियल, तीसरा है मैनेजमेंट, चौथा है मोटिव पावर, पांचवा है मार्केट, छठा है मनी और सातवां है मशीन। ये 7 मकार है, म से शुरू होने वाले, मैन, मटेरियल, मैनेजमेंट, मोटिव पावर, मार्केट, मनी और मशीन। इन 7 चीजों को जब तक हम उत्पादन प्रणाली में स्वदेशी की भावना से विचार करते हुए नहीं रखेंगे, तब तक जितनी मात्रा में हम परकीय होंगे उतनी ही मात्रा में हम अपने स्वदेश की भाव भावना से दूर होंगे। जब हम विचार करते हैं स्वदेशी वस्तुओं की, तो हमें यह देखने में मिलता है कि जो वस्तुओं का उत्पादन है वो बड़ी विचित्र स्थिति है। पहले बाजार के लिए माल उत्पादित किए जाते थे, अब उल्टा है कि पैदा किए हुए माल के लिए बाजार खोजा जाता है, बाजार पैदा किया जाता है। बाजार पैदा करने के लिए इच्छाएं उत्पन्न करा दी जाती है। जैसे हम उदाहरण के लिए चाय को ले सकते हैं। चाय हमारे यहाँ उत्पादित नहीं होता था, जब चाय कहीं से आने लगा तो उसके लिए बाजार ढूंढा गया। जब बाजार ढूंढा गया तो उसके उत्पादन के लिए इच्छाएं उत्पन्न की गई, उसका विज्ञापन किया गया कि इससे ये चीजें होती है, और उस इच्छाओं को बढ़ा करके, उपभोग को बढ़ा करके उपभोग के लिए बाजार ढूंढा गया और फिर उसके उत्पादन होने लगे। तो पहले उत्पादन उपभोग का अनुसरण किया करता था और अब उपभोग उत्पादन का अनुसरण है। उपभोग पीछे पीछे चलता है उत्पादन के। अब उपभोग के लिए इच्छा पैदा की जा रही है। अतः
आवश्यकता इसी बात की है कि हम अपनी जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसको हम सीमित करें। सीमित आवश्यकताएं ही हमें स्वदेशी विचार से जो उत्पादन की जो प्रणाली है उस प्रणाली से हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल पाएगा। और इसलिए रोटी, कपड़ा, मकान, इन आवश्यकताओं के अतिरिक्त पढ़ाई और दवाई और स्वाभिमान, स्वाभिमान से वह अपने राष्ट्र में रह सके। जहां बसों तहाँ सुंदर देशु, जहीं प्रतिपालय सोई नरेशु। अपने स्वदेश को, जननी जन्मभूमि को वह आत्मसात करे और वहाँ की जो वस्तुएं हैं, जो अपने देश की वस्तु है, उसके प्रति उसका, उसके निजता का, उसके प्रति उसका एक आकर्षण, एक स्वाभाविक लगाव, यह इस भाव भावना से जब व्यक्ति अपनी वस्तुओं के प्रति जुड़ता है। कई राष्ट्रों का उदाहरण आता है कि जब दूसरे राष्ट्र में कोई व्यक्ति गए, एक महापुरुष गए, जापान में गए और वहाँ के फल को उन्होंने, वहाँ से उत्पादित वस्तु को उन्होंने कहा कि ये यहाँ उत्पन्न होने वाला ये फल अच्छे नहीं होते, बहुत खराब होते। तो उस एक छोटे से बालक ने, जो उस फल को बेचने के लिए घूम रहा था, उसने कहा आप भले ही क्रय न करिए, मुझसे न लीजिए, लेकिन पूरे हमारे देश के इस वस्तु को आप हीन मत कहिए। ये जो एक राष्ट्र के प्रति सर्वोपरि भावना है, व्यक्ति अपने से बड़ा अपने परिवार को समझे, उस परिवार से बड़ा अपने समाज को समझे, उस समाज से बड़ा अपने राज्य को समझे, उस राज्य से बड़ा अपने राष्ट्र को समझे, उस तो ये जो परस्पर उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ जो विकास क्रम है, यही विकास क्रम उस स्वदेशी की भावभूमि को देता है। और मैं ये मानता हूँ कि जो हमारा स्व है, ये स्व ही हमारा, जब तक उसका जागरण नहीं होगा, स्वत्व का जागरण नहीं होगा, तब तक हमको अपने देश के अभिमान के विषय में चिंतन करने का प्रारंभ नहीं होगा। और जब तक हम वह नहीं प्रारंभ करेंगे स्वदेशी की भावना को, कि चूंकि वह जब स्वदेश में होगा तो हमारी मिट्टी के अनुरूप होगा, हमारे प्रकृति के अनुरूप होगा, यहाँ की आबो हवा यहाँ की वस्तुओं पर प्रभाव छोड़ती है, छाप डालती हैं, और इसलिए वो वस्तु हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अधिक उपयोगी होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि जब वो अधिक उपयोगी होगा तो हम क्यों अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करें। तो स्थानीय स्तर पर, या यूं कहे तो स्वदेश के स्तर पर जिन वस्तुओं की निर्मित होगी, उनसे हमारा स्वाभाविक तादात्म्य होगा, एक अपनत्व होगा। जब हम बाजार में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई गांव से लाया हुआ जो फल है या जो सब्जी गांव के विक्रेता कोई लेकर के आया है, तो हम उसको कहते हैं कि ये देसी है। वहाँ हमको देखने को मिलता है कि देसी वस्तुओं का जो स्वाद है वो सामान्य रूप से जो नगर में उत्पादित होते हैं, यूं कहें उर्वरक के माध्यम से उत्पादित होता है, खाद, यूरिया इत्यादि के पेस्टिसाइड के माध्यम से उत्पादित होता है, उसमें वो स्वाद नहीं मिलता जो जैविक विधि से, सामान्य रूप से, बिना किसी बाहरी उर्वरक के जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो जब एक ही देश में इतना भेद हो सकता है स्वाद का, तो जो वस्तुएं किसी दूसरे भावभूमि में, किसी दूसरे प्रकार की मिट्टी, पानी, हवा इत्यादि वहाँ जो उपलब्ध है, उसमें वो वस्तु का, उन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा हो, तो उसमें वो चीजें कैसे हो सकती है। इसलिए हमें, यदि हमारे भारत के स्वास्थ्य को ठीक रखना है, भारत की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना है, भारत में स्वदेश की भावना विकसित करनी है, तो हमें इस स्वदेशी विचार को अपने मन में धारण करना होगा। तभी हम सांस्कृतिक, जो हमारा एक भारत सांस्कृतिक भू संपदा है हमारा भारत, इसको हम समझ पाएंगे। स्वदेशी वस्तुएं केवल वस्तु की बात नहीं करती, अपितु उसके साथ हमारा हमारा जो है वो जननी जनक का संबंध है, हमारे साथ उसके साथ पोष्य पोषक का संबंध है, हमारे साथ उसका गम्य गमक का संबंध है। इन संबंधों को जब हम व्याख्यायित करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि स्वदेशी की जो भावना है वो कितनी श्रेष्ठ भावना है, कितनी उदात्त भावना है। दुनिया की सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं, अपने अपने तत्त स्थानों पर हो सकती है, लेकिन जब तक हम स्वाभिमानी नहीं होंगे, जब तक हम अपने पैरों पर खड़ा नहीं होंगे, हम तब तक, और उसके लिए टेक्निक हमारी वही है, स्वदेशी तकनीक।
स्वदेशी तकनीक से, स्वदेशी विधि से जो उत्पादित वस्तुएं हैं उसके आधार पर ही हम किसी दूसरे के जो ऊपर जो आश्रित हैं उससे मुक्ति पा सकते हैं। और इसलिए सभी नागरिकों का यह परम कर्तव्य है, जो जहाँ है, जिस जिस विधा के वो महारत हासिल किए हुए हैं उस विधा में किस प्रकार से ये स्वदेशी की भाव भावना विकसित हो। साहित्यकार स्वदेशी की भाव भावना विकसित होने के लिए साहित्य सर्जन करे, वैज्ञानिक स्वदेशी तकनीक को बढ़ाने के लिए नूतन अनुसंधान करे, चिकित्सक स्वदेशी पद्धति के माध्यम से चिकित्सा अधिक से अधिक कैसे की जा सकती है इसका विचार करे, राष्ट्रीय चिंतक स्वदेशी भाव भावना से किस प्रकार से भारत की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करके स्वदेश की भावना को किस प्रकार से जन जन में, बालक बालक बालिकाओं में कूट कूट करके उसके अंदर धारण कराए, इस शिक्षा की बात करनी होगी। और तभी हम कह सकेंगे कि हम सच्चे अर्थ में स्वतंत्र हैं, हमारा स्वदेश है, हमारा राज्य सुराज है, स्वराज्य है, उसके अंदर सुराज है। क्यों? क्योंकि हम स्वदेशी भाव भावनाओं से प्रेरित होकर के अपना कर्म कर रहे हैं, और तभी हम पूर्ण स्वस्थ होंगे, हमारा अभ्युदय धारणीय होगा। विकास की इस अंधी दौर में जो आपाधापी है उसमें भी हम टिके तभी रह सकते हैं जब स्वदेशी की पद्धति से विकास की जो अवधारणा है, विकास की जो नींव है उसको रखें, उसी आधार पर हम उद्योग धंधों का विकास करें। बाहर से जो कुछ लें उसको हम उसे देशानुकूल बनाएं, अपने राष्ट्र के अनुकूल बना करके तब उसका उपयोग करें, और जो हमारी पारंपरिक चीजें हैं उसको आज की आवश्यकता के अनुरूप ढाल करके उसे युगानुकूल बना करके अपनाएं। तभी यह स्वदेशी की भावना लोगों में व्याप्त होगी, युवाओं में व्याप्त होगी, जन जन में व्याप्त होगी, और फिर वह दिन दूर नहीं जब समग्र विश्व का सिरमौर भारत की यह जो तकनीकी जो स्वदेशी तकनीक है उसके आधार पर, चूंकि हम भारतवंशी मस्तिष्क में मेधा में किसी से कम नहीं है, बस ठान लेने की बात है। जिस दिन भारतीयों ने ठान लिया वह परिवर्तन कर दिखाया है। स्वदेशी के इस विचार को अपने जीवन में धारण करके हम अधिकाधिक अपने ही देश में तकनीक विकसित करें, अपने देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करें, उसका प्रचलन बढ़ाएं, तभी हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे। और जब हम आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा स्वत्व बढ़ेगा, विश्व में हमारी छवि सुदृढ़ होगी, दुनिया हमें सम्मान की दृष्टि से देखेगा। सम्मान याचना में नहीं मिलता, हमें उसके लिए उसकी योग्यता धारण करनी होती है, और उस योग्यता के लिए आवश्यक है कि स्वदेशी की भावना बलवती हो। मैं समझता हूँ कि चूंकि आज कमल जी को भी अपना विषय रखना है, इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। आप सभी के प्रति आदर व्यक्त करता हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय जी, आपने हमें बहुत अच्छी बातों से अवगत कराया। जिस नर को अपने देश का अभिमान नहीं है वह नर नहीं, नराधम है, पशु समान है। बहुत अच्छा लगा, वाकई में ये बात है। स्वदेशी एक विचारधारा है। स्वराज्य स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के साथ अगर स्वतंत्रता नहीं है, स्व नहीं है, तो उच्छृंखलता में बदल जाती है। 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो, ये हमारी भारतीय संस्कृति है ना। बाजारवाद, विज्ञापन, ये आपने जो बताया, इच्छाएं पैदा की जाती हैं अच्छी अच्छी चीजों को दिखाकर। कई बार हम बाजार में घूमने जाते हैं लेकिन जरूरत नहीं भी होती, कोई चीज हमें पसंद आ जाती है, अच्छी लग जाती है, हम खरीद लेते हैं बिना जरूरत के। ये इच्छाएं हमारे अंदर पैदा की जाती हैं, तो उपभोग जो है वो बढ़ाया जा रहा है, उत्पादन के पीछे चल रहा है, उपभोग उत्पादन के पीछे चल रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान और इसके साथ अपने पढ़ाई, दवाई और स्वाभिमान की बात की। वाकई में अपने देश की वस्तुओं के प्रति हमें लगाव होना चाहिए। पहले हमें था कि हम बाहर की चीजों के प्रति अट्रैक्ट होते थे, आकर्षित होते थे। आजकल जब से कोरोना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कोई चाइनीज चीजें या अमेरिका या विदेशी चीजों को पाना चाहेगा या उसके प्रति अट्रैक्ट होगा। अब हमें अपने देश की कदर आ गई है वाकई में। मैं अब श्री कमलजीत जी के बारे में बताऊंगी, थोड़ा सा उनका परिचय। अखिल भारतीय सह संपर्क के प्रमुख हैं, स्वदेशी जागरण से जुड़े हुए हैं,
स्वदेशी स्टार्टअप जो 2016 में शुरू हुई थी, आप इसके मुख्य संचालक की भूमिका कई वर्षों से निभा रहे हैं। इनका एक नारा है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, चाहत से हम देसी हैं, आवश्यकता से हम स्वदेशी हैं। चाहत से हम देसी हैं, आवश्यकता से हम स्वदेशी हैं, एवं मजबूरी में हम विदेशी हैं। मजबूरी में हम विदेशी हैं, मजबूरी इसलिए कि हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी विदेशी चीजें हैं। इसलिए अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर दैनिक जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं का वैज्ञानिक एवं तकनीकी समाधान ढूंढते हुए रोजगार उत्पन्न करना इस स्टार्टअप योजना का मुख्य कार्य है। आपने स्वदेशी स्टार्टअप समूह के साथ प्रोफेसर, उद्योगपति, डॉक्टर, सरकारी ऑफिसर, अपनी सभी महत्वपूर्ण शाखाओं के विद्वानों को अपने साथ जोड़ा है, जो इस योजना में दिशा निर्देश देने के लिए आपके साथ खड़े हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य रोजगार से स्वरोजगार है। मैं श्री कमलजीत जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ सर, आप आए और अपनी बहुमूल्य योजनाओं से सभी को लाभान्वित करें, क्योंकि आज उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आइए सर, प्लीज कमलजीत जी। स्वागत है सर। कमलजीत जी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी, बहुत अच्छा लगा जुड़ करके। विजय सर ने बहुत अच्छे से रखा है, स्वदेशी विस्तार से रखा है। उससे पहले डॉक्टर दीपक शर्मा जी ने भी सार तत्व स्वदेशी का रखा है। और जो आज का विषय है कोविड के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उसके बारे में शायद हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अधिक बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में मेरे को थोड़ा सोचना पड़ता है भी क्या रखूं मैं बात। तो मेरे मन में आ रहा है कि भी ये आपने विषय का चयन क्यों किया, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करी जाए। संयोग से, देवयोग से। जी हाँ जी, बताइए मैडम। सर, आपकी जो नई योजनाएं आपने रखी हैं उसके संबंध में आप बताइए सर, कि स्वरोजगार कैसे पैदा होगा उसके बारे में आजकल बहुत जरूरत है। आप चिंता नहीं करिए, विषय बहुत है अपने पास। लेकिन मैं शुरुआत यहाँ से करूंगा कि आज ये परिस्थिति बनी क्यों। तो ध्यान में आता है कि चीन की एक महत्वाकांक्षी योजना रही व्यापारिक दृष्टि से दुनिया भर में छा जाने की। एक मैं निवेदन करूंगा विजय जी, आप भी अगर माइक बंद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा इको होने का खतरा रहता है। और चीन ने उस दृष्टि से अपना कारोबार बढ़ाने के लिए जो शोध की आवश्यकता रहती है, उस शोध के नाम पर, और जैसा उनकी जीवन शैली है, अधिकाधिक मजदूरों का शोषण करते हुए, उनसे काम लेते हुए अधिकाधिक प्रोडक्शन करना और उसमें सब्सिडी देकर के सस्ते में बेचना, और उससे सारे विश्व का व्यापार अपने काबू आ जाए, इसका उन्होंने एक मन में महती योजना बनाई और उस पर वो काम कर रहे हैं। और एक परिणाम आए, वुहान वायरस भी इसको कहते हैं, चाइनीज वायरस भी कहते हैं। वो बात अलग है कि ना चाइना ने इसको स्वीकार किया, ना WHO ने इसको स्वीकार किया, लेकिन ऐसी सबकी मान्यता है कि ये वायरस वहीं से उदय हुआ। उसके परिणाम सब भुगत रहे हैं। अभी जो ताजा आंकड़े आ रहे हैं, जो है वो बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं और बड़ी संख्या में लोग मृत्यु भी हुई है और जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। और दूसरी ओर जो हमारे विकसित राष्ट्र हैं, जिनको सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशन कहा जाता है, अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस, इटली, स्पेन, यूके, कनाडा, इन सब देशों की विकास की जो पद्धति रही, जिसके कारण से इनको विकसित माना जाता है, चिकित्सा पद्धति कहो, अमेरिका जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर उसका बड़ा स्थान है, नाम है।
लगभग 30-35% उसकी आय जो है वो इसी स्रोत से आती है। उस सब के बावजूद भी ये देश इस महामारी का मुकाबला नहीं कर पाए और लगभग 30-30 हजार लोग इनकी मृत्यु को प्राप्त हुए और अमेरिका ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 1 लाख से अधिक लोग अब तक मृत हो चुके हैं और अभी भी जारी है। और उसके बाद भी बहुत सारी दिक्कतें वो लोग झेल रहे हैं। अब इसमें जब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो भारत की क्या स्थिति है। तो भारत की विशेषता ये रही कि भारत की जो जीवन शैली है, प्रकृति के साथ रहने वाले हैं, प्रकृति का सम्मान करते हुए जीने वाले लोग हैं। और उसी कारण से आज जब अमेरिका को दवाई की जरूरत पड़ी, क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, उसकी जो डिमांड थी वो भारत पूरी कर सका। क्योंकि भारत जहां तुलसी को, पीपल को जल देता है, अन्य औषधीय वृक्षों की रक्षा करता है, हल्दी, काली मिर्च, लौंग इत्यादि के साथ जीता है, वहीं पर वो चिंचोना नाम का जो वृक्ष जिसकी खाल से क्लोरोक्वीन बनती है, नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों की तराई के अंदर वो पेड़ होता है, उसकी भी रक्षा भारतीयों ने करी समय से। और परिणाम ये हुआ कि जहां अधिकांश दवाइयों के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई, ये केमिकल्स चीन से प्राप्त होते हैं दुनिया भर को, वहीं दूसरी ओर भारत के अंदर ये परिस्थिति होने के कारण से भारत अमेरिका सहित लगभग 150 देशों को क्लोरोक्वीन सहित अन्य भी दवाइयां देने की स्थिति में ये रहा और उदारता पूर्वक दी। भारत सबको साथ लेकर के जीने की सोचता है, भारत की परंपरा रही है, ऐसी एक विशेषता है। इसके कारण से ये एक सारी दुनिया में एक आशा जगी। हमने परिणाम भी देखे, एक प्रभाव भी देखा कि जितना प्रभाव दुनिया के बाकी हिस्सों में कोरोना वायरस का हुआ, भारत में उतना नहीं हुआ। अब कुछ लोग कहते हैं कि जिन्होंने क्लोरोक्वीन ले रखी है उनको कोरोना कम असर करता है। कुछ का कहना है कि ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट जहां चलता है वहां कोरोना कम रहता है। और कुछ लोगों का मानना है कि ये जो अंग्रेज तो हमें चाय पिला गए, जैसे आपने बताया कि भी एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से सामान बेचना सिखा गए, वहीं दूसरी ओर उस चाय में कहीं काली मिर्च डाली जाती है, कहीं लौंग डाली जाती है, कहीं इलायची डाली जाती है, कहीं अदरक डाला जाता है। और उन सब माध्यमों के कारण से उस चाय का एक स्वरूप अलग ही बन जाता है, जिसको हम सामान्य भाषा में काढ़ा कहते हैं। और वही काढ़ा आज जन जन को काम आ रहा है। कभी ये कहने वाले कि आयुष की औषधियां ये जो है एक्सपेरिमेंटेड नहीं है, ये सत्य सिद्ध नहीं है, इसकी जो प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ेगा। वहां आज सारी दुनिया मान रही है कि नहीं, वास्तव में ये जो भारतीय जीवन शैली है जिसमें शाकाहार है, सादा जीवन शैली है, वो सब आज इस कोरोना से लड़ने में सहायक सिद्ध हो रही है। तो इन सब परिस्थितियों ने आज फिर से स्वदेशी को फोर फ्रंट पे ला करके रख दिया है। इसके कारण से लोगों के मन में जिज्ञासा फिर से जगी है कि भारत की जीवन शैली में, जिसको हम स्वदेशी कहते हैं, ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण से और ये भारत में जीवन का संचार ये लगातार चलता रहता है। और यहाँ पर उतना प्रभाव इस बीमारी का नहीं हुआ, ना केवल शारीरिक प्रभाव बल्कि मानसिक प्रभाव भी उतना नहीं हुआ। लोगों ने उत्साह से जो सूचनाएं मिली सरकार की उनका पालन किया, लॉकडाउन का पालन किया, कर्फ्यू का पालन किया, दीप जलाए, घंटे घड़ियाल बजाए, जैसा जैसा भी समाज को कहा उसको उन्होंने स्वीकार करके और सहमति के साथ, सम्मति के साथ आगे बढ़ाया, दुनिया का उत्साह बढ़ाया और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हुए न केवल भारत बल्कि संपूर्ण दुनिया को एक जीने की ताकत दी, शक्ति दी, जिसके कारण से आज फिर से हम इसमें से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं, प्रकृति के साथ जीने की चाह है, हम नदियों की पूजा करते हैं। जगदीश चंद्र बसु जी का जीवन आता है कि उन्होंने अपने जीवन को ही
और रिस्क पर लगा दिया कि भाई अगर इस पौधे में प्राण नहीं है तो और उसको जहर देने से कुछ नहीं होगा, अगर मेरे को जहर देने से कुछ नहीं होगा तो इसको भी नहीं होगा, ऐसा जो उदाहरण उनका आता है। तो वो जहर पौधे को भी दिया गया तो मेरे को भी दिया गया, अगर पौधा सुरक्षित है तो मैं भी सुरक्षित हूँ, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। तो इतना एकात्म जीवन का प्रकृति के साथ ये केवल भारत में ही देखने को मिलता है। और उसी प्रकार से हमने सारी सबके सुख की कामना करने वाले लोग हैं, सबका मंगल चाहने वाले लोग हैं, हमने किसी का बुरा नहीं चाहा। और व्यापार के अंदर भी हमारी कामना दुनिया के अंदर छा जाने की नहीं है। हाँ, व्यापार का मतलब आदान प्रदान होना ठीक है, सबको आवश्यक चीज मिले ठीक है। और जहां तक शोध की बात है, डॉक्टर विजय सर ने कहा कि भी हम सीमित आवश्यकताओं से, उपभोग से अपना जीवन चला सकते हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा आगे की बात कहना चाहूंगा। और वो ये है कि सीमित उपभोग के बाद भी मन की, मनुष्य की चाह रहती है कि और आगे बढ़ा जाए, कुछ नया किया जाए, कुछ नया सीखा जाए। तो ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं? तो जैसे मेरा बायोलॉजी का विषय रहा है, बायोलॉजी का छात्र हूँ, ऐसा बताते हैं कि जीभ के अंदर बहुत सारी टेस्ट बड्स रहती हैं। पशु पक्षियों के अंदर कम ज्यादा रहती हैं, मनुष्य के अंदर बड़ी संख्या में है, हजारों की संख्या में इस जीभ में टेस्ट बड रहती हैं। तो सदियों से मनुष्य ने टेस्ट करके बताया कि ये नमकीन है, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये तीखा है, ये खाने योग्य है और ये खाने योग्य नहीं है। भारत की सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ऐसे में हमने दुनिया को ये बड़ी मात्रा में बताया, और बहुत बड़ी मात्रा में अनाज इत्यादि भी हमारे देश से ही सारी दुनिया ने और ले आने सीखे। इसका ऐसा अर्थ नहीं बाकी जगह नहीं खोज हुई, बाकी जगह भी खोज हुई, वहां से भी हमने बहुत सारी चीजें ग्रहण करी। लेकिन भारत के पूर्वजों ने, ऋषियों ने तपस्या के आधार पर, साधना के आधार पर और शोध के आधार पर बहुत सारे जीवन के तत्वों की खोज करी, और जिसके आधार पर अच्छे से जीवन जीने का हमने रास्ता पाया भी है और दिया भी है। और लेकिन उसकी सीमा रही है, हमने जितना आवश्यक है उतना ही लेना, शेष छोड़ देना, प्रकृति से उतना ही देना, जिसको दोहन कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि भी अरब देशों की तरह से है, अब उनको तेल मिल गया तो अब तेल पे हमारा ही अधिकार है, और वो तेल, अब तेल खा तो नहीं सकते, तेल पी तो नहीं सकते। और आज भगवान की ऐसी माया हुई, ऐसी परिस्थितियां बनी कि आज तेल की आवश्यकता ही कम हो गई, तेल की मांग ही खत्म हो गई, दुनिया लॉकडाउन हो गई सारी की सारी। और जो पश्चिमी की जीवन शैली और उनका जो एक स्वभाव बन गया था, बड़े बड़े मॉल्स के माध्यम से, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के माध्यम से, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के माध्यम से, प्रोडक्शन के माध्यम से जो जीवन जी रहे थे, वो सब कहीं ना कहीं एकदम लॉक हो गया। और जो सहज देसी हमारा जीवन शैली रही है, ग्रामीण जीवन शैली रही है, हमारे रविंद्र गुरु जी हुए पश्चिमी, वो कहते हैं कि 2-3 किलोमीटर के अंदर ही सामान्यतः व्यक्ति की सब आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। तो ऐसे में क्यों बहुत ज्यादा जाना, क्यों बहुत ज्यादा खोज करना, क्यों बहुत अधिक दोहन करना, शोषण करना, ये हमारी शैली नहीं रही है। लेकिन हमने देखा किस प्रकार से लोगों ने तेल के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, और अन्य संसाधनों के लिए भी दुनिया में लड़ाइयां, युद्ध ये चल रहे हैं और शस्त्र चल रहे हैं, और उस शस्त्र के दम पर ही दुनिया में करेंसी चलती दिखाई देती है। तो इस सब से ये छोटे से वायरस ने, कोरोना महामारी ने, ये समाज के सामने एक ये दृश्य उपस्थित कर दिया कि इसके आगे कोई शस्त्र काम नहीं करता, कोई पेट्रोल डीजल नहीं काम करता, कोई डॉलर और रूबल और यूरो नहीं काम करता। इसके आगे जिसको इम्यूनिटी कहा जा रहा है, मन की क्षमता कहा जा रहा है, मन की ताकत कहा जा रहा है, अंदर के व्यक्ति का जील कहा जा रहा है, उसके आधार पर ही लड़ा जा सकता है। और वही वास्तव में स्वदेशी सोच है, उसी को हमने स्वदेशी नाम दिया है। तो ऐसे सामान्य, सहज, सरल ढंग से जीते हुए और सबको साथ लेते हुए चलने की ये हमारी परंपरा रही है। तो उसमें से अब जो हमारे लिए सोचने का विषय है
कि ये जो चीन ने बर्ताव किया ये ठीक है क्या? क्या उसका इस प्रकार से दुनिया के साथ बर्ताव करना, धोखा करना, अनजाने में रखना, WHO के भी क्योंकि अध्यक्ष उनके थे तो उनको भी ये बात नहीं कहने दी गई कि ये महामारी चीन से आई है या ये महामारी है या इसके ये नुकसान हो सकते हैं और अभी तक कोई इलाज क्या हो सकते हैं ये बताने की उन्होंने चेष्टा नहीं करी ढंग से। तो ऐसे में स्वाभाविक है सारी दुनिया में एक ये प्रतिक्रिया हुई है कि चीन को इसका सबक सिखाया जाना चाहिए। और हम भी कैसे हैं, जैसा डॉक्टर विजय सर ने बताया कि भी स्वतंत्रता से पहले हम जिनको आदर्श मानते थे वो सब बातें एक तरफ छोड़ करके और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब हमने अंग्रेजी और अंग्रेजी जीवन शैली को अपना आदर्श कहीं मान लिया है और उसी सब का पालन करते हुए सस्ती प्रोडक्शन के नाम पर चीन से आने वाले सामान को हमने अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। और कोई लगभग $90 बिलियन का सामान प्रतिवर्ष हम चीन से आयात कर रहे हैं और लगभग 20-30 बिलियन डॉलर का सामान हम चीन में भेज पाते हैं। तो लगभग $60 बिलियन का प्रतिवर्ष का व्यापार घाटा हम चीन से झेल रहे हैं। और उसके बावजूद भी चीन का रवैया कैसा है, तो कभी वो अरुणाचल के अंदर धमकी देता है ये प्रधानमंत्री यहाँ क्यों आ रहे हैं, ये तो हमारे देश का हिस्सा है। और अरुणाचल का व्यक्ति कोई चीन जाने की कोशिश करता है तो उसको बताया जाता है कि आप आ सकते हैं, आपको वीजा की जरूरत नहीं है। उसको कुछ स्लिप वीजा कुछ ऐसा बोलते हैं, वो आप हमारे साथ यहाँ सीधे आ सकते हैं। और कभी वो लद्दाख के अंदर झींगा मस्ती करते हुए दिखाई देता है। तो अर्थात चोरी और सीनाजोरी ऐसा चीन का रवैया दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं समाज के अंदर अनभिज्ञता कहिए और अभ्यास ना होने के कारण से कहिए और ऐसे गलत आदत डलने से कह लीजिए कि हमने चीनी सामान लेकर के और उसी को अपने खिलाफ शत्रु को गोली तैयार करने की और ताकत दे रहे हैं, पूंजी दे रहे हैं, ऐसी परिस्थिति हमने ये बना दी है। तो उसके लिए हमें खड़े करना होगा, खड़े होना होगा। सारी दुनिया खड़ी हो रही है, अमेरिका खड़ा हो रहा है, रूस खड़ा हो रहा है, जापान खड़ा हो रहा है। वहां जो मैन्युफैक्चरिंग लोगों ने कंपनियां लगाई थी वो सब वापस वहां से लाने की, बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके ऊपर एक ध्यान देने से अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आ सकता है, हमारे देश में रोजगार की संख्या बढ़ सकती है और हमारे देश का आर्थिक विकास में भी एक ये बड़ा कदम सिद्ध हो सकता है। पहली बात, इस पर हमें सोचने की आवश्यकता है। फिर दूसरी बात है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात आई, MSME की बात आई है, स्वरोजगार की बात आई है, तो वो भी वास्तव में आवश्यक है। अभी हमने देखा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में लगे लाखों मजदूर, मेरे को थोड़ी सी हरियाणा की जानकारी मिली है तो लगभग 6 लाख का आंकड़ा वहां आया कि मजदूर हैं जो जा सकते हैं। वो अलग बात है कि 15 दिन पहले ही हरियाणा ने अपने काम धंधे शुरू कर दिए, उद्योग शुरू कर दिए, इसलिए कोई लगभग 4 लाख लोग गए, 2 लाख लोग अभी रुक गए। तो 4 लाख मजदूर अकेले हरियाणा से गए हैं। आप कल्पना करिए देश भर से ये लगभग 1 करोड़ का आंकड़ा आ रहा है जो उद्योग धंधे छोड़ करके गए हैं। तो इतने उद्योग धंधे हमारे यहाँ चल रहे थे, हमने देखा कि अभी जो लॉकडाउन के 2 महीने 2.5 महीने जा रहे हैं, इस दौरान वो सब उद्योग बंद होने के बाद भी जिंदगी बंद नहीं हुई, जिंदगी चलती रही। कहीं ऐसा तो नहीं हम जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन करते रहे। हम हमारे एक परिचित है यहाँ त्रिपुरा से कार्यकर्ता नौजवान आया था, तो अभी वो वहां पर जाकर के रेडीमेड की दुकान करता है अगरतला के अंदर। तो अगरतला त्रिपुरा तक जो है रेडीमेड की दुकानें भरी हुई हैं और लोगों के पास इतना सामान है, हमारे भी ध्यान में आया होगा, अलमारियां कपड़ों से भरी हुई हैं, रैक जूतों से भरे हुए हैं, गाड़ियां हमारी खड़ी हैं। जितनी आवश्यकता नहीं है उससे कहीं अधिक सामान हमने जुटा लिया है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जहां मशीन तो मशीन है, उसने चलना ही है, वहां मजदूर भी मशीन बन के उनके साथ प्रोडक्शन करता रहा है, जितने प्रोडक्शन की शायद आवश्यकता नहीं भी होगी। तो आने वाले समय में ये तो हो सकता है कि वो प्रोडक्शन दोबारा शुरू हो, लेकिन इस पर निश्चित रूप से सोचना होगा कि भी क्या हमें उतनी ही प्रोडक्शन चाहिए या उससे थोड़े कम में काम चल सकता है। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में हमें सोचना होगा। दूसरी बात,
जहां इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इस समय रुका है, वहां ईश्वर की प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आई है। ईश्वर का प्रोडक्शन लगातार चल रहा है, प्रकृति का प्रोडक्शन लगातार चल रहा है। दूध, फल, सब्जी, अनाज, ये प्रकृति लगातार दे रही है। और हम सब देख रहे हैं कि हमारे मोहल्ले का छोटा दुकानदार, रेडी वाला, और जो बिना किसी संसाधन के बैठता है, ना उस पे बहुत बड़े कोई लैपटॉप है, ना अमेजोन है, और वो वहीं से सब्जी बेचता है, सामान बेचता है। ऐसे सब परचून किराना और केमिस्ट शॉप, वो सब बहुत अच्छे से उन्होंने सेवाएं हमें दी हैं। और दूसरी ओर जो हमारे धान का कटोरा, गेहूं का कटोरा, और जो ये सब क्षेत्र खेती के हैं, वहां से भरपूर प्रोडक्शन अनाज की, गेहूं की और बाकी फलों की ये लगातार हो रही है। केरल से नारियल आ रहा है, कहीं से पानी आ रहा है, कहीं से दूध आ रहा है। और सरकार ने भी इसमें बुद्धिमत्ता दिखाई, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, सप्लाई चेन के अंदर बिल्कुल भी और कमी नहीं आने दी। लगातार हम सबको हमारे ध्यान है, ना तो बहुत अधिक महंगाई बढ़ी है और ना ही कोई इसी प्रकार की जो आवश्यकता की सामान है उसकी कहीं चेन टूटी दिखाई देती है। तो उसके ऊपर फिर से हमें विचार करना होगा। एक जो ये जीवन क्रम बन गया, सब गांव छोड़ छोड़ करके, खेती छोड़ छोड़ करके, पशुपालन छोड़ छोड़ करके, और सब महानगरों में आ गए। और सबको ऐसा लगता है कि भी हम जो है बस बढ़िया साफ सुथरे मॉल के अंदर बैठ करके, ऑफिस के अंदर बैठ करके अपना जीवन चलाएं, काम करें। तो वो जो एक जीवन शैली का एक अभ्यास हो गया, हर कोई नौकरी नौकरी नौकरी। तो ये जो बात मेरे साथ भी जोड़ी परिचय में कि स्टार्टअप्स वाली बात आई है, स्वरोजगार वाली जो बात आई है, ये इसी में से निकल के आई है कि वास्तव में ये अब ट्रेंड बदलना चाहिए। कहीं हमने अंग्रेज से ऐसा सीखा, पहले 8वीं पास करो नौकरी पाओ, 10वीं हुआ, फिर 12वीं हुआ, और आज ग्रेजुएट, एमबीए, एमसीए इत्यादि, सीए करने के बाद भी व्यक्ति नौकरी ढूंढता है और नौकरी ढंग की मिलती नहीं है। और ये सब अभी जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, मैकेंजी और डेलॉयट इत्यादि, इन्होंने भी सिद्ध कर दिया कि ये भारत के साथ, भारत के व्यापार के साथ, भारत के समाज के साथ इन्होंने न्याय नहीं किया है, हिसाब किताब ठीक नहीं रखा है। और हमने देखा कि किस प्रकार से बैंक एनपीए हो गए और कितनी फर्म कितनी कर्जे में डूब गई और डुबो गई देश को भी। तो वो सब में परिवर्तन की आवश्यकता है। और हम सब अपने अपने काम धंधे करें, स्वरोजगार करें। और स्टार्टअप के अंदर उसी में थोड़ा सा जो और जुड़ने वाली बात रहती है कि प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्टअप्स रहने चाहिए। सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग इनोवेटिव आइडिया रहना चाहिए। हमने देखा उबर अमेरिका से आया, ओला भारत के अंदर खड़ा हो गया, और ये जो ओयो रूम्स खड़ा हो गया, अमेजोन के समानांतर हमारा फ्लिपकार्ट खड़ा हो गया। ऐसे अनेक स्टार्टअप हमारे देश में खड़े हो गए, स्विगी, जोमेटो, जिन्होंने भारत की आवश्यकताओं को लेते हुए, आवश्यकताओं के आधार पर और उनके आधुनिक समाधान देते हुए और हमारे को रास्ते दिखाए। हमारे पास जिनके पढ़े लिखे बच्चे भी जो है ओला और उबर के अंदर गाड़ियां चलाते हुए दिखाई दिए, पेटीएम इत्यादि ने हमें रास्ते दिखाए। अब यहाँ कठिनाई एक अलग प्रकार की आई जिसके समाधान करने की आवश्यकता है। अभी ये कहीं ना कहीं जैसे ही हमारा कोई स्टार्टअप खड़ा होता है तो दुनिया के लोग उसको पैसा फेंक करके उसको खरीदने की कोशिश करते हैं, उसको अपनी ओर मिलाने की कोशिश करते हैं। हमारे को हमने देखा कि फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया, पेटीएम के अंदर चीन का पैसा अलीबाबा का लग गया। ऐसे ही शेष का भी हमारे को दिखाई देता है कि स्विगी, जोमेटो ये सब भी बिकते हुए दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य इनको भी रखना है कि भाई हम नहीं बिकेंगे, भारत के लिए काम करना है, तो जितना भी होगा हम सस्टेन करने की कोशिश करेंगे, कम खर्चे में जीवन चलाएंगे। उसमें थोड़ा प्रयास करते हुए ओयो रूम्स वाला रितेश अग्रवाल दिखाई देते हैं, जो अभी मात्र शायद 28-29 वर्ष के हैं और 25,000 एम्प्लॉय आज भी उनके पास हैं। $1 बिलियन उनके पास अभी कैश है, हालांकि $2 बिलियन का उनके ऊपर लोन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कॉन्फिडेंस देखिए, उनका हिम्मत देखिए। वो उनका कहना है कि भी हम लोगों को नौकरी से हटाने वाले नहीं है, हाँ फरलो पे भेजेंगे, छुट्टी पर भेजेंगे, लेकिन नौकरी से हटाने वाले नहीं है, ऐसा उनका दावा है, सोच है। और आगे कैसे काम खड़े करेंगे, तो जैसे 50 आदमी 20 आदमी की शादी की अनुमति मिलेगी तो शादियों से काम शुरू करेंगे।
ऐसा सोच करके उन्होंने और अपने आइडिया को फिर से जीवित करने का प्रयास किया है। तो जहां दुनिया में इस सब तरह की शायद कल्पनाएं नहीं है, वहीं भारत की जीवन शैली ऐसी है। जैसे फसल बिकी तो अनाज बिकने के कारण से किसान के घर में पैसा आया, किसान के घर में पैसा आया तो उसने कुछ सामान, कुछ मशीन खरीदनी शुरू करी, और आगे जैसे जैसे विवाह शादी आएंगे तो उसके लिए भी मार्केट से खरीदारी शुरू होगी, और जैसे जैसे मार्केट में खरीदारी बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो एक प्रकार से जीवन चक्र फिर से चलता हुआ दिखाई देता है। और कभी कभी इसके लिए लोग बहुत आग्रह करते हैं कि इसमें प्रोडक्शन तो हमने स्टार्ट कर दी, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, लेकिन खरीद के लिए हमारे पास क्षमता नहीं है। तो उन सबको ये समझने की आवश्यकता है कि भारत में खरीद के लिए पैसे की कमी नहीं रहती। हमारे यहाँ सेविंग का एक स्वभाव रहा है, हम बचत का हमारा स्वभाव रहा है, जिसके कारण से, और हमने जब डीमोनेटाइजेशन का समय देखा, उसके समय में और लोगों के पास कितना पैसा, ये हम सब ने देखा। बहुत सारी बहनें बैठी हैं इस समूह के अंदर चर्चा में, तो कैसे माताओं बहनों ने कौन से कोने से, कहां से, पर्स से और कौन से शेल्फ के नीचे रखे हुए पैसे निकाल करके दिए, अच्छा भाई ये लास्ट किस्त है, इसको भी जरा दोबारा नया कर लिया जाए। और उसके कारण से हमारी इकोनॉमी रुकी नहीं है, और कहीं कहीं तो ये दिखाई देता है कि जितना पैसा हमें संभावना थी उससे ज्यादा निकल करके आया। तो भरपूर पैसा समाज के पास है, और ऐसा मेरा भी विश्वास है समाज के अंदर ये आप भी कमी नहीं आएगी। और लोगों ने धीरे धीरे खर्च करना शुरू किया है। 5-7 दिन गर्मी तेज सी पड़ी और जैसे ही लॉकडाउन खुला तो आइसक्रीम की बिक्री धड़ाधड़ शुरू हो गई, और एक एक चीज बिकेगी तो मार्केट में पैसा आएगा। जैसे जैसे मार्केट चलेगी चीजें और भी अच्छे से चलनी शुरू हो जाएंगी। तो मुख्य बात क्या है कि जहां बाकी सबको अभी सोचना पड़ रहा है क्या करना, कैसे करना, क्योंकि उनको अभ्यास नहीं उस तरह के, वहां सहज हमने सादे जीवन में भी बहुत अच्छे से मस्ती से गुजारा किया, एक सब लोगों को साथ लेकर के चले हैं। वहीं दूसरी ओर अब ये जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, समाज में परिवर्तन आए हैं, सोच में परिवर्तन आए हैं, पर्यावरण में परिवर्तन आए हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए और फिर से नए सिरे से और हमें अपना जीवन प्रारंभ करने की ये आवश्यकता है। उसके लिए जो स्टार्टअप्स वाले कुछ विषय रखे, मैंने मैंगलोर के क्रिश्चियन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक हैं, उन्होंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया, नारियल के पत्ते से नारियल पानी पीने का स्ट्रॉ बनाया, उसका उन्होंने नाम रखा है ब्लेसिंग पाम। तो जैसे बीड़ी बनाते हैं पत्ता रोल करके, ऐसे ही उन्होंने नारियल के पत्ते से नारियल पानी पीने का स्ट्रॉ बना दिया। कोयम्बटूर से एक छात्रा आई, उसने आईआईटी से प्रेरणा लेकर के, और पाथ फाइंडर के नाम से वो प्रोजेक्ट है जिसमें ब्लाइंड्स के लिए सेंसर लगा करके स्टिक बनाई गई है। तो जो अंधा व्यक्ति है उसको थोड़ी और सुलभता उस स्टिक के कारण से ये संभव हो पा रही है। ऐसे ही पेपर मिल्स के बारे में आता है कि पेपर मिल्स से आजकल पेपर की आवश्यकता कम रहती है, बल्कि वो जो उसी लुगदी से बने हुए, गन्ने के बगास की लुगदी से बने हुए दोने, पत्तल इत्यादि जो बायोडिग्रेडेबल क्रॉकरी है वो ज्यादा बिकने लग गई है। और अभी बाई चांस भुवनेश्वर पूरी जाना होगा, और वहां पर फ्लाइट थोड़ी लेट हुई तो जो जिस दोने में उसमें क्रॉकरी में उन्होंने खाना दिया तो वो टिफिन जैसा उसको बना दिया। तो एक डिजाइन की बड़ी महत्ता हो गई है। सामान्यतः आपने देखा होगा पत्तल हाथ में पकड़ते हैं तो वो पत्तल लटक जाती है, उसमें खाना रखते हैं, तो वहां उन्होंने उसको टिफिन शेप में डिजाइन किया, तो हाथ में बड़ा आसानी से पकड़ा जाता, वो पुलाव दिया, रायता दिया, बढ़िया से वो खाया जाता। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार शोध करने में ही कोताही कर दी, कमी कर ली, और सब चीजें बाहर से सस्ती मिल रही हैं इसलिए अपनी शोध करनी बंद कर दी। एक छोटी सी फिरकी आई जिसको स्पिनर कहते हैं, स्पिनर, और वो बच्चों में छा गई, ये गोल्डन चाहिए मेरे को, सिल्वर चाहिए मेरे को, ऐसी चाहिए वैसी चाहिए, और वो स्पिनर कितना करोड़ों रुपए का वो बिक गया। तो क्या हम बच्चों के खिलौने भी डिजाइन नहीं कर सकते? वो भी सब हम चीन से ही मंगाएंगे। हम हमारे तीज त्योहार की आवश्यकता, चाइना में कोई होली नहीं मनती लेकिन रंग और पिचकारी चाइना से आती है। चाइना में कोई दिवाली नहीं मनती
लेकिन वहां से दिए और जो बत्तियां और मूर्तियां भगवान की वो चीन से आती हैं। तो मैं थोड़ा लंबा तो नहीं बोल रहा मैडम? नहीं सर। अच्छा, तो ऐसे जो भारतीय त्योहार हैं उसके आधार पर वो सारी प्रोडक्शन हम जब कुम्हार से यहाँ के दिया लेते हैं तो कुम्हार के घर भी दिवाली मनती है, और हमारे भी सरसों के तेल जलाने से और पर्यावरण भी शुद्ध होता है और दिवाली भी अच्छे से मनती है। जब हम मिट्टी के बर्तनों की बात करते हैं, मिट्टी के खिलौनों की बात करते हैं, तो इसका ऐसा अर्थ नहीं है कि भी हम धातु का काम नहीं जानते थे। हम धातु की तलवार हमारे यहाँ बनी है, धातु की कास्टिंग लोहे की हम जानते रहे हैं, और उसके कारण से सारी दुनिया में हमारी सब प्रकार के टेक्सटाइल भी गया है, मलमल गई है, मशीनरी भी गई है, सब चीजें हम यहाँ कर सके थे। लेकिन ऐसा मान लिया गया कि स्वदेशी का मतलब ये धोती कुर्ता डालने वाले लोग हैं, ये खादी वाले लोग हैं, चरखे वाले लोग हैं, ये गाय बैल वाले लोग हैं, ऐसा मान लिया गया। और जहां दूसरी ओर अभी एक अमूल का उदाहरण मैं देना चाहूंगा इस विषय पर। अमूल का बहुत अच्छा उदाहरण है, उसने मार्केटिंग बहुत अच्छे से करी, कोऑपरेटिव बहुत अच्छे से चलाई, प्रोडक्शन बहुत अच्छे से किया। लेकिन ध्यान में क्या आता है, जहां जैसे जैसे अमूल खड़ा हुआ वैसे वैसे हमारी देसी गायें यहाँ से चली गई, और देसी गाय ब्राजील और बाकी देश ले गए, और हमारे को ये होल्स्टन फ्रोजन और क्या क्या नाम है इनके, जो विदेशी नस्ल की गायें हमारे को पकड़ा गए, जिसके दूध के अंदर फैट तो दिखाई देता है, किसान को उसकी कीमत भी मिली, लेकिन उस फैट के चक्कर में जो देसी गाय के दूध की गुणवत्ता थी, जिसमें A2 प्रोटीन रहता है, जिसको A2 मिल्क बोलते हैं, वो हमारे हाथ से चला गया, और A2 दूध की कीमत कम रह गई। देसी गाय के दूध को पतला बताया गया। लेकिन धीरे धीरे आज लोगों में समझ जगी है, और लोगों को समझ में आया कि उस देसी गाय के अंदर सौर ऊर्जा के माध्यम से स्वर्ण तत्व डालने की क्षमता है उस दूध के अंदर। आज वही दूध 60 रुपए, 80 रुपए और 120 रुपए लीटर तक शहरों में बिक रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग जिनको हमने ये आत्मविश्वास की कमी के कारण से, गुलामी के प्रभाव के कारण से हमने अपने शोध को नगण्य मान लिया और बाहर के शोध को शोध मान लिया। ऐसा सोच करके अभी और लेटेस्ट उदाहरण समझना हो तो इस लॉकडाउन के पीरियड में कुछ थोड़ी बहुत फिल्में देखने का भी मौका मिला। जो मिशन मंगल करके एक मूवी बनी है, तो किस प्रकार से घरेलू जीवन जीने वाली हमारी साइंटिस्ट महिलाओं ने कैसा उदाहरण, रसोई के उदाहरण से उपयोग करते हुए और बहुत सस्ते में, और हमारे सामान्य रॉकेट को, जो आधुनिक रॉकेट फेल होने के बाद जो पिछला कड़ी का सीरीज का रॉकेट था, उसको भेज करके और मंगलयान को सबसे कम कीमत पर और मंगल की ओर हम भेज पाए। शायद दुनिया में 5 देश हैं जो इस काम को कर पाए, उसमें से एक भारत बना, और बहुत सस्ते में हम इस काम को कर पाए। तो अपने ऊपर विश्वास रखते हुए अब्दुल कलाम जी को फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, तो अच्छा लगता है किस प्रकार से एक मछुआरे परिवार में रहने वाले, जन्म लेने वाले, सुदूर तमिलनाडु के अंदर रामेश्वरम में अखबार बेच करके पढ़ाई करने वाला व्यक्ति, और देश का, दुनिया का सबसे बड़े साइंटिस्टों में उनका नाम आया, देश के सबसे बड़े वो नागरिक बने। तो वो कहते हैं कि मन में अगर इच्छा है, अच्छी इच्छा है, राइटियसनेस जिसको कहते हैं, वो कहते हैं कि इफ देयर इज राइटियसनेस इन द हार्ट देन देयर इज ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, व्हेन देयर इज ब्यूटी इन कैरेक्टर देन देयर इज हार्मनी इन होम, व्हेन देयर इज हार्मनी इन द होम देन इज देयर इज ऑर्डर इन द नेशन, व्हेन देयर इज ऑर्डर इन द नेशन देन देयर पीस इन द वर्ल्ड। तो मन में अगर शुद्धता है, सात्विकता है, किसी का बुरा ना चाहने की इच्छा है, सबको अपने जैसा देखने की इच्छा है, सबका भला चाहने की इच्छा है, सर्वदा भला की सोच वाले हम लोग हैं, तो फिर दुनिया में शांति निश्चित रूप से स्थापित कर सकते हैं। शोध करने में मना नहीं है, नए उत्पाद लेने में मना नहीं है, आदान प्रदान में कोई मना नहीं है, लेकिन ये सब आवश्यकताओं के हिसाब से हों और शोषण ना करने वाले हों। जो हमारे भारतीय संविधान की एक मूल भाषा की मेरे को अधिकार है, जीवन जीने का, स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ऐसा कहा जाता है कि आपको सड़क के ऊपर हाथ सामने रखकर चलने का अधिकार है जब तक सामने वाले की नाक ना आ जाए।
जब सामने वाले की नाक आ जाती है तो फिर आपका अधिकार वहां रुक जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसलिए एक अच्छे भाव से हम जीवन जिए, सोच रखें, और ये जो समस्याएं वर्तमान में दिख रही हैं इनके हम समाधान इनोवेटिव ढंग से करने की कोशिश करें। जैसे ये स्विगी और जोमेटो निकले, ओला उबर निकले, आवश्यकताओं में से निकले, ऐसे ही मेरे को लगता है कि ये जो लेबर गए हैं, इनका पहली बात तो प्रेम प्यार से जिनकी भी जानकारी में कोई लोग गए हैं उनके हालचाल पूछने चाहिए, वो अब सुरक्षित अपने घर पहुंच गए हैं कि नहीं, और पहुंच गए हैं तो उनके खाने पीने का जुगाड़, जीवन यापन की साधन क्या बन रहा है उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। और जो सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है, लगभग 20 लाख करोड़ का पैकेज है, उसमें से 30,000 करोड़ रुपया एमएसएमई के लिए है, 10,000 करोड़ रुपया आंवला, तुलसी इत्यादि औषधीय वृक्ष लगाने के लिए है, 9,000 करोड़ रुपया उसमें मछली पालन के लिए। ऐसे छोटे छोटे काम धंधों के लिए बहुत अधिक सपोर्ट है। छोटे मोटे वहाँ भी इस प्रकार के संसाधन, जैसा शहरों में सीख करके गए हैं वहां भी बहुत सारे काम ये कर सकते हैं। हाँ, हम इंटरनेट के प्रयोग करने वाले लोग हैं, हम उनको जानकारी दे सकते हैं, योजनाओं की जानकारी दे सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, उनको अपडेट दे सकते हैं, उसके माध्यम से वो भी खड़े हो सके। आज मोबाइल भी लगभग सब जगह पहुंच गया है, तो उन तक भी हम ये इस प्रकार के वेबिनार सीधे गांव से जुड़ करके भी हम रखेंगे। आईआईटी में एक उन्नत भारत अभियान चलता है, उन्नत भारत अभियान से कोई भी देश का संस्थान जुड़ करके अपने क्षेत्र के डीसी के माध्यम से वहां पर टेक्नोलॉजी नीचे आदमी तक पहुंचाने की व्यवस्था कर सकता है। ऐसी और भी अनेक योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हम सामान्य व्यक्ति को अच्छे से उत्साह से जीवन जीने में और मदद कर सकते हैं। और ये भी हमने सबने देख लिया कि बड़े भवन होने से और बड़े साधन होने से जीवन में आनंद और शांति मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा हमने देखा कि हम बंद थे और पशु पक्षी जो है वो बाहर से आकर के देख रहे थे, ये दुनिया का चिड़ियाघर नया बन गया है जिसमें मनुष्य को देखने के लिए वो आ रहे थे, भी गया कहाँ आदमी, और शहरों के अंदर सब प्रकार के जीव जंतु घूम रहे थे। तो सुख की कामना शायद हम कहीं धोखे में चले गए थे। तो इस प्रकृति के साथ ही आनंद है, इसी के साथ मस्ती है। गंगा जमुना शुद्ध हो गई, कैसे आनंद के चित्र वहां के आ रहे हैं, और जलंधर से और जो है बर्फीली पालमपुर की चोटियां दिखाई दे रही हैं, ऐसा बाकी स्थान पे भी हो रहा है। तो जीवन के असली सुख को हम भूल करके और केवल पैसा और पैसे के माध्यम से पाए जाने वाले उत्पादों में ही सुख ढूंढने लगे थे। तो उसके ऊपर फिर से काम करना और सहज सरल जीवन जीते हुए न केवल हम भारत में अच्छे से फिर से जीवनचर्या चालू कर सकते हैं, बल्कि सारी दुनिया को सुख शांति के साथ जीने का एक रास्ता ये हम दिखा सकते हैं। शायद मैं ज्यादा बोल गया, अब अभ्यास ऐसे ही है। बहुत सारे लोग दिख गए, बहुत अच्छे से आपने सब सुन रहे हैं, और माइक सबके बंद हैं, कोई रिएक्शन कर नहीं सकता, तो मैं इसलिए लगातार बोलता गया। तो अभी प्रश्नोत्तर के लिए बताया था, नंबर मैं दे सकता हूँ, अभी कुछ प्रश्न संभव होंगे, जरूर उत्तर देने का प्रयास करेंगे, और कुछ बाद में भी मेरा नंबर अगर शेयर कर देंगे तो बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सबसे मिल करके। हम काढ़ा जरूर पिए, गर्म पानी जरूर पिए। हम अभी थोड़ा सामाजिक होने से बचें, इसी ऑनलाइन का लाभ उठा करके स्वस्थ रहें, सबको सहयोग करते हुए आगे बढ़ें। जो थोड़ा सा अभी कसर रह गई, ये आखिरी झटका रह गया है, ये एक झटका लगेगा तो निश्चित रूप से हम कोरोना से पार चले जाएंगे और फिर से चीजें अच्छी हो जाएंगी। ऐसी शुभकामना करता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने बहुत बहुत अच्छी चीजें बताई। काढ़ा जो हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, हमें आज पता चल रहा है कि हमारे आयुर्वेदिक दवाइयां या हमारे देसी नुस्खे हमारे सब काम आ रही हैं। एवं विदेशों में भी हमारी इन चीजों का प्रयोग किया जा रहा है। हमारी ये संस्कृति है, हम हमेशा सर्बत का भला, हमेशा दूसरों का भला ही सोचते हैं और कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते, है ना। हम ये सोचते हैं कि जो जिसके लिए अगर कुआं या खाई खोदता है वो स्वयं उसमें गिरता है, तो हम भला सोचते हैं तो हमें उसका जो रिटर्न मिलेगा वो भला और अच्छा मिलेगा। ये हमारी भारतीय संस्कृति की बात है। मनुष्य की जीभ में हजारों टेस्ट वर्ड होती है, ये बात आपने हमें बताई।
ऑर्गेनिक बर्तनों के बारे में मैंने उस दिन वीडियो देखा था, बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसी चीजें बनाई हैं, कटोरियां हैं, ग्लास है, प्लेटें हैं, चम्मच है, ये सारी चीजें ऑर्गेनिक खाद्यान्नों से बनी हुई चीजें हैं। और वो खाना खाने के बाद वो सारी चीजें भी खा जाते हैं। अच्छा है, बर्तन मांजने का काम खत्म हो जाता है। आजकल हम लोगों के पास ये ज्यादा बढ़ गया है काम। मराठी की एक कहावत है, जो सांभला तो संपला, है ना, जो रुक गया वो खत्म हो गया। तो हमें अपनी जरूरतें कम रखनी चाहिए, लेकिन हम अपनी प्रगति जो है वो आगे बढ़ते रहें। कोरोना के बाद इसमें बहुत सारा परिवर्तन आया, हमारी जरूरतें कम हो गई हैं और सभी चीजें हमें अपने घर में बैठकर मिल रही हैं। हमारे संतों ने जो कहा है वो हमारे आचरण में मिलता है। हम दूसरों को इंसान समझते हैं। घर घर घट घट में वो साई रमता, कट वचन मत बोल रे, इसी तरह से हम चलते हैं। हम बंद थे और पशु पक्षी सारे बाहर घूम रहे थे और नदियां भी एकदम साफ हो गई हैं। तो सारी गंदगी जो है, सारी बुराइयां जो है इंसान में है, और हमें चाहिए अब जो साफ हो गया उसको हमेशा के लिए साफ रखें। जैसे अभी हल्दीराम की मिठाई का एक वीडियो आ रहा था कि मिठाई में कीड़े पड़ गए हैं और मिठाइयां बेची जा रही हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, अपना फायदा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि दूसरों के स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए। कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ प्रश्न हमारे जो श्रोतागण हैं उन्होंने पूछे हैं। मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। एक प्रश्न मैं एक है वाचस्पति नाथ जी हैं, विजय महाशय जी। एक प्रश्न मैंने देख लिया है, मैं उसका उत्तर दे देता हूँ, तब तक आप दूसरा पढ़ के रखिए। ये कविराज के विचार ऐसा इस नाम से दिया है। भारत में अधिक गुणवत्ता वाले लोग मौजूद हैं, भारत में क्यों नहीं रहते? उसे उस प्रकार की सहूलियत नहीं मिलती। इसका मैं उत्तर देना चाहूंगा कि अभी अमेरिका ने भी इस कोविड के खिलाफ युद्ध किया, भारत ने भी लड़ा। हमने जान की कीमत पहले रखी, जान की चिंता पहले करी, इकोनॉमी की चिंता छोड़ दी। जान है तो जहान है, मनुष्य बचेगा तो आगे चीजें व्यवस्थाएं भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन हमने देखा कि अमेरिका सहित बाकी सब यूरोपियन देशों ने पहले उन्होंने आर्थिक चिंतन किया, इकोनॉमी बची रहे, इसके लिए उन्होंने ट्रीटमेंट में देरी करी और उन्होंने लॉकडाउन में देरी करी, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। कितनी सहूलियत है ये बात की बात है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी क्या है ये भी हमें समझना आवश्यक है। ठीक है, अगला ये डॉक्टर अंजू बाला है, उनका क्वेश्चन है, क्या कारण है कि हम भारतीय लोग देशी सामान को छोड़कर विदेशी सामान खरीदते हैं, क्यों? विजय सर ने बहुत अच्छे से बताया है, और कहीं ना कहीं विज्ञापन होता है। जैसे चाय का उदाहरण आया, डालडा घी का बताया जाता है, ऐसे ही सरसों के तेल को दबाया गया विज्ञापन करके और रिफाइंड बेचा गया। जब ये समझ में आ गया कि रिफाइंड से भी हार्ट अटैक होता है, कोलेस्ट्रॉल बराबर होता है, तो फिर लोग दोबारा सरसों के तेल पर और बाकी तेल पर शिफ्ट करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं वो गुलामी का दबाव था, असर था, और हमारे ऊपर उसका प्रभाव रहा, जिसके कारण से हम ये प्रभाव में आ गए। अभी धीरे धीरे फिर से लोगों में परिवर्तन आने लगा है। मखाने के ऊपर काम हो रहा है, आज सत्तू भी दिखाई देता है, आज इसका बेल का शरबत भी हमारे को मिलता है। तो ऐसे सब देसी खाद्यों पे फिर से विश्वास लोगों का बढ़ने लगा। जी विजय जी, आपका क्वेश्चन है विजय जी। जी हाँ, एक तरफ हम बोलते हैं स्वदेशी होना चाहिए। ये क्वेश्चन है गोविंद राठी जी का। गोविंद राठी जी पूछते हैं कि सर, हम एक तरफ बोलते हैं कि स्वदेशी होना चाहिए, दूसरी तरफ हम ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की बात करते हैं। इन दोनों में बैलेंस कैसे बढ़ाएं? नहीं, हम तो ग्लोबलाइजेशन की बात नहीं करते हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम संपूर्ण विश्व को बाजार के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, हम संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखना चाहते हैं। क्योंकि बाजार के रूप में देखेंगे तो केवल दो ही सत्ता होगी, या तो बेचो या खरीदो, क्रेता और विक्रेता। बिल्कुल। तो हम केवल क्रेता और विक्रेता नहीं तैयार करना चाहते हैं, हम पारस्परिक सौहार्द तैयार करना चाहते हैं, जिसमें सबके लिए स्थान हो, और वो हो सकता है कुटुंब में। वस्तुएं तो हमारे जीवन के साधन है ना, हम साधनों के गुलाम नहीं है ना, ये साधन हमारे सुविधा के लिए है। तो
हम संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब के रूप में देना चाहते हैं। विश्व एक कुटुंब है, ऐसा मानते हैं। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, हम इसको मानते हैं। संपूर्ण विश्व एक बाजार हो जाए, ऐसा नहीं चाहते हैं। बाजार तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हम बाजार के लिए नहीं बने हैं। बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत शर्मा जी का एक प्रश्न है। कमल जी आप आंसर दीजिए। श्रीमान, मेरा प्रश्न है कि हमारा देश भारत जो श्रमिक प्रधान देश है और श्रमिक लागत भी कम है, प्राकृतिक संसाधनों की पर्याप्तता भी है, ऐसे में विदेशी कंपनियों को निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। स्वदेशी कंपनियों को क्यों नहीं बढ़ावा दिया जाता, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति लोगों की रुचि बढ़े। अनंत शर्मा जी का ये अच्छा प्रश्न है अनंत जी। लेकिन एक बात आपके भी ध्यान में आई होगी कि ये पिछले 60-70 सालों का 100 सालों के परिणाम है। हमारे यहाँ सब चीजें मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से होती थी। 47 से पहले हमारी जीडीपी भी ठीक ठाक थी। हमारे यहाँ सब प्रकार की प्रोडक्शन होती थी। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज ने यहाँ पर अंग्रेज व्यापार करने आया था, राज करने नहीं आया था, तो उसने ये सब रास्ते अपने ढंग से बनाए। नील की खेती के लिए जहां जहां उसको आवश्यकता थी वहां वहां उसने रेल के ट्रैक भी बनाए और यहाँ के सब संसाधनों को दोहने के उसने प्रकार बनाया और अपने यहाँ से मैन्युफैक्चर करके बेचने के तरीके बनाए और हम सब उनके पीछे पीछे होते चले गए, ऐसा हमने देखा है। लेकिन अभी जागरण बढ़ा है, लोगों में फिर से परिवर्तन बढ़ा है। भारत कुछ कर सकता है, जैसे योग का स्थान दुनिया में बना है, आयुर्वेद का स्थान दुनिया में बड़ा है और ये सब श्रम अच्छे होते हुए भी हम अच्छी चीजें बना सकते हैं। और हमारे सब शोध शायद क्योंकि जो हम सबसे प्राचीन सभ्यता है तो जानकारियां चीजें हमारे पास थी भी और उसमें से बहुत सारी चीजें चोरी भी हुई, ऐसा भी ध्यान में आता है। जो मैक्स मुलर के समय की बातें ध्यान में आती हैं, तो वेदों में से ज्ञान हमारे यहाँ से कुछ निकला। हाँ ठीक है कि भी उसको अब बहुत ज्यादा याद करने का लाभ नहीं है, लेकिन अब हमारे वैज्ञानिकों में दम है, शोध है। लेकिन जो जीवन शैली बन गई है, अब मान लीजिए आप और मैं तो मोबाइल 10-12 हजार का 20 हजार का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन गरीब आदमी नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। गरीब आदमी की भी अपने घर से बात करने की, वीडियो कॉल करने की इच्छा हो सकती है, तो उसको अगर 5 हजार में मोबाइल मिलता है तो वो लेना चाहेगा। तो ये जो परिस्थितियां बनी है, इसमें से अभी मजबूरी है। इसलिए उससे बेटर है, इंपोर्ट करने से ये बेटर है कि भी हमारे यहाँ वो आकर के मेक इन इंडिया करें, हमारे यहाँ आकर के बनाएं, हमारे को टेक्नोलॉजी भी देंगे और हमारे को रोजगार भी मिलेगा। जैसे मारुति आई, मारुति ने हमारे को जगह जगह गाड़ी पहुंचा दी, जगह जगह मिस्त्री खड़े कर दिए, जगह जगह स्पेयर पार्ट्स वाले खड़े कर दिए। आज वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, अच्छी बात है। आज वो फिर से वो उसका शेयर बढ़ गया कंपनी का, जापानीज कंपनी का, सुजुकी का। तो इसलिए हम कर सकते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। पहले एक स्टेज ये पार होगी, हम मेक इन इंडिया करेंगे और धीरे धीरे हम अपनी भी प्रोडक्शन करेंगे, हमारी चीजों को भी कीमत मिले। ये लड़ाई स्वदेशी जागरण मंच भी लगातार लड़ रहा है और देश भी आज उसी दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इवन देश के प्रधानमंत्री जी ने कॉल दिया है कि भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, एक दूसरे पर जो ये डिपेंडेंस है ये कम होनी चाहिए। आज जो अमेरिका जैसे दादा को भी जो है दवाई के लिए एक तरह से विनम्र होकर के भारत के आगे कहना पड़ा, तो वो अवश्य ऐसी परिस्थितियां नहीं रहनी चाहिए। हम आत्मनिर्भर होंगे तो फिर ये दादागिरी जरा कम होगी, बंद होगी। दिशा वही है। जी सर, जी सर। जी। आगे सर दीपाला मैडम का एक क्वेश्चन है, प्रश्न है जी विजय सर आपसे। आप शिक्षक हैं और बताइए कि उनका प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन में देश को स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय करने में एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर अपना विचार अभिव्यक्त कीजिए विजय जी। जब शिक्षक को मानते हैं कि राष्ट्र की भावभूमि को बदलने में समर्थ है, शिक्षा देता है, तो अपने विद्यार्थियों को इस भावभूमि पर लाने का प्रयत्न करेगा। पाठ्यक्रम को पढ़ाते समय पढ़ाते बीच में उसको अपनी बात कहने के बहुत अवसर होते हैं।
विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, रूपक के माध्यम से, उसमें वो विद्यार्थियों को समझा सकता है कि किस प्रकार से स्वदेशी की भाव भावना न होने के कारण हमने किन किन समस्याओं को झेला है, और यदि उन समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो हमें फिर से उसी अपने मूल भाव भावनाओं को, गुलामी से पूर्व जो हमारे यहाँ जिस प्रकार की अर्थ रचना थी, जिस प्रकार से ग्राम आधारित विकास की व्यवस्था थी, आज आवश्यकता जिन चीज़ों की अधिक है हम उसमें संशोधन कर लेंगे, उसको अपडेट कर लेंगे, और अपडेट करके उसको हम करेंगे तो हम स्वयं भी किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहेंगे, और दूसरों को भी अगर उसकी आवश्यकता होगी तो उसको देंगे। अध्यापकों की तो बड़ी भूमिका है, क्योंकि समाज रचना में कहते हैं कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर भी यदि केवल अध्यापक और शिक्षण संस्थान बच जाते हैं तो फिर से नया देश खड़ा कर लिया जाता है। तो इसलिए जो भी इसकी समस्या है, उस समस्याओं के भी समाधान में अध्यापक की बड़ी भूमिका है। जी सर, जी। एक बात जोड़ूंगा मैडम मैं थोड़ा सा। जी सर। इन दिनों जैसे ये एक भावना जगी है कि स्वदेशी एक समस्या का हल हो सकता है वर्तमान सारी समस्याओं में से, तो सारे देश में एक स्वदेशी से जुड़ने की इच्छा भी जगी है। तो उस नाते से मंच ने भी एक अभियान लिया है, कार्यक्रम लिया, उसका नाम भी दिया है स्वदेशी स्वावलंबन अभियान, और उसकी पहली सीढ़ी है डिजिटल हस्ताक्षर। तो हम सबसे आग्रह कर सकते हैं, अध्यापक श्रेणी के लोग अपने विद्यार्थियों से भी कह सकते हैं, जिन जिन के भी मन में ये भाव जगा है वो सब अपने डिजिटल हस्ताक्षर करके इस स्वदेशी अभियान से जुड़ सकते हैं। जी जी। बहुत बहुत सारे प्रश्न। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब निनाद सर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। निनाद सर। ये बच्चों ने भी घंटी बजा दी है, कार्यक्रम का समय पूर्ण हो गया है सर। जी सर, जी सर, जी। निनाद सर हैं? जी 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 मैम। Very good evening to all. Indeed, it is a pleasure for me personally and for all of us at the organizing committee and the organizing colleges, that is the Sri Guru Nanak Dev Khalsa College, New Delhi, the Bhopal School of Social Sciences at Bhopal, and Anand Institute of Social Work Anand, to have two excellent speakers, experts today on the topic अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव एवं स्वदेशी विचारों का महत्व। अपना माइक बंद कर लीजिए सुशील कुमार जी, अपना माइक बंद कर लीजिए। As Dr. Vijay sir has indicated, several aspects of economy, especially जो उन्होंने 7M की बात की, fantastic sir. We very much appreciate the depth of the knowledge that you have shared with all of us. साथ में ही श्री कमलजीत सर ने जो स्वदेशी जागरण मंच के बारे में भी अपने विचार बताए, और किस प्रकार से पूरा ये स्वदेशी अभियान क्या हो रहा है, अभी की परिस्थितियां जो है उनसे कैसे निपटा जाए, और किस प्रकार से इन परिस्थितियों से आगे निकलकर एक देश का नया संचालन किया जाए, उसके बारे में जो कमलजीत सर ने हमें बात की वो भी बहुत ही उम्दा थी। तो तीनों कॉलेज की तरफ से मैं आप दोनों सर का, डॉक्टर विजयकरण सर और कमलजीत सर का धन्यवाद अदा करता हूं। आई एम ऑल्सो एक्सट्रीमली थैंकफुल टू भूपिंदर कौर मैडम and Sukhinder madam for managing the entire show very efficiently and very effectively. A special note of thanks goes to Dr. Deepak sir for specifically looking at this topic in a very intense manner and also sharing his valuable thoughts across. And a special note of thanks to Dr. Shiba ma'am for supporting all of us. A million thanks goes to all the participants here, the students and the teachers both, and people from on field who are participating in all our webinars. Thank you one and all.